हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने फैराडे के नियम पढ़ लिया था, म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया था और हेनरी पढ़ लिया था सेल्फ इंडक्शन के रेस्पेक्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। कोई कुंडली है अगर तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होगी तो कितनी होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि क्या है ये स्थितिज ऊर्जा, किसी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा। तो जब किसी कुंडली को किसी बैटरी के द्वारा उसे आवेशित किया जाता है ना, क्या करते हैं, आवेशित किया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तो वैद्युत धारा का जो मान है उसे अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ता है। यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या है स्थितिज ऊर्जा, किसी कुंडली की स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी कुंडली को किसी बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ता है। यही कार्य क्या है, वो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अब मान लीजिए कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो मान लीजिए ई हो रहा है और इस पर जो चार्ज दे रहे हैं वो कितना है? डी क्यू, छोटा सा चार्ज है, तो सूक्ष्म चार्ज डी क्यू दे रहे हैं। तो जब डी क्यू चार्ज देंगे तो यहाँ इस डी क्यू के कारण कार्य होगा, सूक्ष्म कार्य होगा। हम कार्य बराबर जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू होता है। तो जो डी क्यू के लिए करेंगे तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख दिया हमने? डी डब्ल्यू हो गया। V की जगह क्या है? वोल्ट था, वहां पर विद्युत वाहक बल होगा तो E हो जाएगा और Q की जगह पर dQ। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसको नेगेटिव लिख लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू, स्वप्रेरण में पढ़ा है माइनस का L और di/dt इतना होता है। E की वैल्यू क्या है? माइनस L di/dt। तो अब E की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेंगे तो dW की वैल्यू हो कितनी जाएगी? dW इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और L इंटू di/dt और इंटू क्या लिखा हुआ है? dQ। अच्छा, हम जानते हैं dQ अपॉन dt क्या होगा? यहाँ dQ/dt ये तो I होता है, ये कितना हो जाएगा? ये I हो जाएगा। तो अगर ये I होगा तो dW कितना हो जाएगा? इसलिए dW हो जाएगा आपका L इंटू I, dQ अपॉन dt क्या हो जाएगा? I और इंटू di। अब धारा को हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? I से लेकर I नॉट तक ले जा रहे हैं। क्या है? सॉरी, जीरो से लेकर, जो करंट है वो जीरो से लेकर हम I नॉट तक लेकर जा रहे हैं। तो इसका हम क्या हो जाएगा कि करंट जो है वो I0 से, सॉरी इसकी जो करंट है वो जीरो से लेकर I नॉट तक पहुँचने में टोटल कार्य कितना हो जाएगा? तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन LI/DI और कहाँ से? 0 टू I नॉट, यहाँ तक के लिए। L क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये देखते हैं, ये क्या बनेगा? ये तो dW है, टोटल वर्क हो जाएगा, मीन्स W हो गया इज इक्वल टू L बाहर कर दिया और ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर 0 टू I नॉट और I/DI। ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है? I का है, I के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। I² 2 हो जाएगा, मीन्स W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L इंटू I² 2 और लिमिट हो जाएगी 0 टू I नॉट। अप्लाई कर लेंगे लिमिट तो W इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 LI नॉट स्क्वायर। यही कार्य क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी W बराबर क्या होगा? यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी और U बराबर होगा 1/2 LI नॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेंगे। बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे, बहुत आसान है। और U इज इक्वल टू होगा 1/2 LI नॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, फिर उसको हम दोबारा फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अन्यून प्रेरण। अगला जो हम लोग पढ़ना है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन
म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अब अन्योन प्रेरण पढ़ना है। तो स्वप्रेरण क्या था कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे यह घटना क्या कहलाती थी? स्वप्रेरण कहलाती थी। अब अन्योन प्रेरण क्या होगा कि अगर दो कुंडलियां पास रखी हुई हों, ये मान लीजिए दो कुंडली हो गई, एक ये कुंडली हो गई और एक ये कुंडली हो गई, और मान लीजिए ये रजिस्टर लगा हुआ है, इधर करंट है मान लीजिए, और स्विच भी लगा देंगे, चलो स्विच नहीं ऐसे ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये दो पास रखी हैं कुंडलियाँ। अब पास रखी हुई दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में अगर धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या होता है कि जब पास रखी हुई दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान में परिवर्तन का मतलब क्या है? या तो धारा को शून्य किया जा रहा हो, या धारा को अचानक जो है वो शून्य से कुछ बढ़ाया जा रहा है, या धारा के मान को कम किया जा रहा है, या धारा के मान को बढ़ाया जा रहा है। यानी जब परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरी कुंडली में क्या है? दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर यह परिपथ बंद है तो क्या होता है कि परिपथ में कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। जब पास रखी हुई दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में, चाहे इसमें किसी एक कुंडली में, जब पास रखी हुई दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर यह कुंडली बंद है, यानी इसका परिपथ अगर बंद है, तो कुंडली में क्या होती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। अब इसमें धारा के मान में परिवर्तन किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से हम इसकी चुंबकीय बल रेखा ऐसे खींच सकते हैं, बहुत सारी ऐसे लिख सकते हैं, है ना? ऐसे क्या होगा? इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा परिवर्तन। तो ये क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है। अब मान लीजिए कि पहले जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या N1 है और चुंबकीय फ्लक्स क्या है? Φ1 है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है और फेरों इसमें फ्लक्स क्या है? Φ2 है। अब इसके कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है मान लीजिए I1 है, कितनी है? I1। और दूसरे में जो धारा प्रवाहित हो रही है मतलब जब म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, तो इसमें मान लीजिए अगर I2 है, सपोज दैट कितने हैं? I2। तो होता क्या है देखिए, कैसे इसको हल करेंगे अन्योन प्रेरण में, कि जो दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है I2, ये किस बात पर निर्भर करती है? ये पहले में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या इस पर निर्भर करती है। यानी ये सब निर्भर करेगा N1 Φ1, सॉरी गलत हो गया। दूसरे में जो है धारा, पहले में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और दूसरे में क्या है? वो N2 Φ2 है। यानी क्या हो जाएगा कि जो N2 Φ2 है वो समानुपाती हो जाएगा I1 के, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? N2 Φ2 क्या हो जाएगा? वो समानुपाती I1 को हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि दूसरे में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसमें जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है वो निर्भर करेगी कि पहले वाले में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। यानी N2 Φ2 समानुपाती हो गया I1 के। अब समानुपाती का निशान हटा देंगे, कोई कांस्टेंट आएगा, तो यह कांस्टेंट जो है M लिखते हैं और यही जो है वो कहलाता है अन्योन प्रेरण गुणांक। जहाँ M क्या है? एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। और M बराबर होगा कितना? N2 Φ2 अपान I1। तो यहाँ से इसका हम परिभाषा इसकी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अगर I1 की वैल्यू 1 कर दें, क्या कर दें? I1 की वैल्यू 1 कर दें तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो N2 Φ2। N2 Φ2 है क्या? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और N2 Φ2 कौन सा है? दूसरे में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। यानी किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसके फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी कुंडली का पास रखी हुई दो कुंडलियों में, ऐसे भी कह सकते हैं पास रखी हुई दो कुंडलियों में किसी एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस
फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा जो कि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। तो इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करेंगे m बराबर क्या होगा, N2/2/I1 होगा। और इसका जो मात्रक होगा वो कितना होता है, हेनरी होता है, लिख सकते हैं। अब एक हेनरी की अगर परिभाषा बनाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा कि यदि किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी, वो 1 हेनरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m बराबर N2/2/I1 हो जाएगा। और इसको जो है अब हम इसे क्या नाम है कि फैराडे के नियम से भी इसको हल कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे हल कर लेंगे। फैराडे के नियम में क्या था, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ तक जरूरत पड़ेगी। चलिए फैराडे के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E वो बराबर होता है d∅/dt होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरे में हो रहा है तो दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो यानी E2 हो जाएगा। E2 बराबर होगा माइनस का n और d∅/Δφ/Δt लिख देते हैं। E2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का n और Δφ/Δt। ये बराबर क्या होगा, n Δφ/Δt। दूसरे में हो रहा है तो उसको n2 लिख सकते हैं, इसको ∅2 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अगर हल करना चाहेंगे तो E2 = कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2∅2/ΔT। हम लोगों ने पढ़ा है N2∅2 = mi1 है, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का डेल्टा N2∅2 की जगह क्या लिख सकते हैं, mi1 लिख सकते हैं, यानी mi1/ΔT। तो m तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब दूसरे में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E2 ये बराबर होगा माइनस का m और ΔI1/ΔT। हमें निकालना है तो इस फार्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हमें m निकालना है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m हो जाएगा माइनस का E2/I1/ΔT। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको विद्युत वाहक बल के पदों में लिख सकते हैं, यानी m बराबर होगा माइनस का E2 और ΔI1/ΔT। सही लिखा हुआ है m, ΔT इधर हो जाएगा, सही लिखा हुआ है ना, सही। तो m बराबर क्या होगा, माइनस का E2/ΔI1/ΔT। यानी यहाँ से भी इसको हल कर सकते हैं कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होगा वो उस प्रेरित विद्युत बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न हो रहा होगा। यानी m = क्या होगा, माइनस का E2/ΔI1/ΔT। मात्रक क्या होगा, हेनरी। तो इस तरीके से हम लोग अन्योन्य प्रेरण पढ़ लेंगे। अब इसके बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो एडी करंट्स बचा है, तो उसको जो है बाद में बना लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बाद में बनाएंगे।